सभी को नमस्ते। तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम नवजात शिशु के लिए आवश्यक देखभाल के बारे में जानेंगे। तुरंत स्तनपान और 6 माह तक केवल स्तनपान के बारे में जानेंगे। माँ के दूध के महत्व के बारे में जानेंगे। भूख के संकेत क्या हैं और माँ कैसे समझ सकती है कि उसका दूध उसके बच्चे के लिए पर्याप्त है। नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान से संबंधित संचार सामग्रियों और जानकारी देने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु की सही देखभाल कैसे की जानी चाहिए। जन्म के 1 घंटे के भीतर जितना जल्दी हो सके माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसे खीस कहते हैं, बच्चे को पिलाया जाना चाहिए। नाल को साफ रखना चाहिए या सूखे कपड़े से ही साफ करना चाहिए, अन्यथा इसमें संक्रमण का खतरा हो सकता है। शिशु को गर्मी देने के लिए उसे सीने से लगाकर रख सकते हैं। इसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। नियमित अंतराल पर और जब भी बच्चा मांगे उसे स्तनपान कराना चाहिए। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे की कीटाणुओं और आंतरिक सूजन से रक्षा करते हैं। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध अच्छे बैक्टीरिया के विकास में मदद करता है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध शिशु के लिए पचाने में आसान होता है और आंत में एक परत बनाता है जो संक्रमण और बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करती है। खीस को फेंकना नहीं चाहिए, यह शिशु का रक्षा कवच होता है। स्तनपान के अनेक लाभ हैं। यह माँ और शिशु के बीच संबंध को मजबूत बनाता है। माँ को प्रसव के बाद होने वाली उदासी और बेचैनी से बचने में मदद करता है। बच्चे के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि माँ का दूध क्यों पशु के दूध और डिब्बाबंद दूध से अलग है। माँ का दूध हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षित होता है। माँ के दूध में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। बच्चे के विकास के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम है। माँ के दूध में प्रोटीन सही मात्रा में होता है और पचाने में भी आसान होता है। वसा माँ के दूध में पचाने के लिए पर्याप्त होता है और इसमें लाइपेज और फैटी एसिड भी होते हैं। आयरन माँ के दूध में कम मात्रा में होता है, परंतु यह अच्छी तरह से अवशोषित किया जाता है। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। आइए अब बात करते हैं कि माँ कैसे समझ सकती है कि उसका बच्चा भूखा है। बच्चे द्वारा हलचल करना, मुंह खोलना और अपना सिर स्तन की तरफ घुमाना शुरुआती भूख के संकेत हैं। और जब बच्चे को अधिक भूख लगती है तो बच्चा अंगड़ाई लेने लगता है। उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं और हाथ को चूसने लगता है। बच्चे के शुरुआती भूख के संकेतों को पहचानकर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि रोते हुए बच्चे को दूध पिलाना मुश्किल होता है। जन्म से 6 माह तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा अन्य कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना चाहिए, क्योंकि शहद, घुट्टी और पानी की सफाई सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है और यह देने से बच्चा बीमार हो सकता है और बार बार बीमार होने से बच्चा कुपोषित हो जाता है। इसके अलावा शिशु का पेट और आंतें कमजोर होते हैं और पानी संक्रमण पैदा कर सकता है। माँ के दूध में 90% पानी होता है और इस पानी में अन्य पोषण तत्व होते हैं। इस पानी से शिशु की पानी की जरूरत गर्मियों में भी पूरी हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि हमें नवजात शिशुओं की माँ को किन आवश्यक बिंदुओं पर परामर्श देना चाहिए। शुरुआती दिनों में नवजात शिशु का पेट एक नींबू के आकार का होता है। हर 2 से 3 घंटों में बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाएं।
माँ के स्तन में दूध बनने की मात्रा शिशु की जरूरत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। जितनी बार माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उतना ही दूध बनता है। बच्चे को शांति वाली जगह पर दूध पिलाएं। दूध पिलाते समय माँ को बच्चे की आंखों में देखना चाहिए। स्तन से लगाव और स्तनपान की स्थिति सही होनी चाहिए। इससे स्तन में दूध बनने में मदद मिलती है। जन्म के शुरुआती 6 हफ्तों में शिशु को ऊपरी दूध देने से स्तन के दूध की आपूर्ति घट सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशु के कम स्तनपान करने पर माँ के शरीर को अधिक दूध का उत्पादन करने का संकेत नहीं मिलता और माँ का दूध बनना बंद या कम हो जाता है। इसलिए ऊपर का दूध न पिलाएं। एक स्तन पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद दूसरे स्तन से दूध पिलाने से पर्याप्त और सही तरीके से स्तनपान होता है। स्तनपान कराते समय बच्चे की स्थिति का ध्यान रखें। आप लेटे हुए, बैठे हुए किसी भी स्थिति में बच्चे को दूध पिला सकते हैं। आप यदि सही तरीके से दूध पिलाते हैं तो आप स्तन संबंधी समस्याओं से भी बच सकते हैं। स्तनपान कराते समय बैठने और लेटने की सही स्थिति होने के साथ साथ शिशु के मुंह का स्तन से जुड़ाव भी सही होना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानते हैं जिससे यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं। जब शिशु माँ के स्तन को चूसना शुरू करता है तो माँ के मस्तिष्क से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बाहर निकलता है जो स्तन को दूध बनाने में मदद करता है। दूध बनाने का काम तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है, लेकिन स्तन से दूध बाहर निकालने और उसे नियंत्रित करने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है, जिनको मांसपेशियां एवं कोशिकाएं बनाती हैं। जब शिशु स्तनपान करना शुरू करता है तो इस प्रक्रिया से माँ का दूध शिशु को मिलने लगता है। एक अहम बात यह भी है कि जब माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती, देखती या आवाज सुनती है या जब माँ खुश और आत्मविश्वास से पूर्ण होती है, तब भी ऑक्सीटोसिन अच्छी मात्रा में बनता है। यदि माँ किसी प्रकार की चिंता, तनाव या दर्द से पीड़ित है तो शिशु को दूध पीने में कठिनाई आ सकती है। मतलब दूध बनता रहेगा पर बाहर नहीं निकलेगा। तो बहनों, अब तक हमने स्तनपान के महत्व के बारे में जाना। आइए अब स्तनपान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। शिशु के जन्म के समय जब आप अस्पताल में भ्रमण के लिए जाती हैं तो स्तनपान देरी से शुरू करने के क्या कारण देखने को मिलते हैं। हम जन्म के तुरंत बाद स्तनपान की शुरुआत कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में 6 महीने तक के बच्चों को माँ के दूध के अलावा क्या क्या दिया जाता है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को जन्म से लेकर 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। आप ऐसी महिलाओं को नियमित स्तनपान कराने के लिए क्या सलाह देंगी जो महिलाएं दिन भर खेत या अन्य स्थान पर काम करती हैं, जिन महिलाओं को लगता है कि उनका दूध बच्चे को पर्याप्त नहीं है। अब हम सीखेंगे कि कमजोर नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। यदि शिशु का जन्म 8.5 महीने के पहले हुआ हो या जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो से कम हो या जन्म के बाद से ही शिशु आवश्यकतानुसार ताकत से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो वह कमजोर नवजात शिशु के श्रेणी में आएगा। यदि शिशु जन्म के समय कमजोर है तो नीचे दी गई बातों का जरूर ध्यान रखें। आइए देखते हैं कि कंगारू मदर केयर कैसे दी जाती है। कंगारू मदर केयर एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें बच्चे को गर्म रखने के लिए अपनी त्वचा से लगाए रखना होता है। जरूरी नहीं कि माँ ही बच्चे को कंगारू मदर केयर दे, बल्कि पिता या परिवार के अन्य सदस्य भी यह कर सकते हैं। कंगारू मदर केयर से गर्माहट देने के लिए शिशु को कपड़े बिना ही शरीर से लगाकर रखना चाहिए। शिशु को माँ के बदन के साथ कपड़े या साड़ी के साथ लपेटकर रखना चाहिए। माँ अपने ब्लाउज को खोलकर बच्चों को आराम से अपने बदन पर लिटा सकती है। कंगारू मदर केयर से कमजोर शिशु को कई फायदे मिलते हैं। उसे गर्माहट मिलती है, संक्रमण से बचाव होता है और बार बार स्तनपान कराने में सुविधा भी रहती है। अब हम देख सकते हैं कि माँ किस तरह से अपने स्तन से दूध निकालकर कमजोर नवजात शिशु को पिला सकती है। एक चौड़े मुंह का कप या कटोरी लें, गर्म तौलिए से अपने स्तन को सेंक लें और इसके अलावा स्तन की मालिश कर सकते हैं। आप यहाँ मालिश की प्रक्रिया देख सकते हैं कि किस तरह से स्तन की मालिश की जानी चाहिए। पहले आप निपल के पास की जगह पर मालिश कर सकते हैं, फिर निपल के थोड़ा सा दूर स्तन की मालिश कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग प्रकार से स्तन की मालिश करने से दूध निकलने के लिए स्तन तैयार हो जाता है। दूध निकालने के लिए स्तन के काले हिस्से एरियोला के बाहरी ओर अंगूठे और उंगली को एक दूसरे के आमने सामने रखें। पीछे लेते हुए अपने सीने की ओर दाब बढ़ाएं और एरियोला को धीरे धीरे से दबाएं ताकि दूध निकले। अंगूठे और उंगली की जगह बदल बदल कर यही प्रक्रिया दोहराएं। बीच बीच में स्तनों की मालिश करें। इस तरह से दूध आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा निकाले गए दूध को ऐसे कप, पालाडी या छोटी कटोरी में लें जिसकी किनारी गोलाई में बनी हो, या ऐसे कप में लें जिसमें टोंटी हो। शिशु को लगभग सीधा खड़ा हुआ सा थामें, उसका सिर हल्का सा पीछे की ओर झुकाएं और एक हाथ से उसको सहारा दें। कप को शिशु के निचले होंठ पर हल्के से रखें। कप को केवल इतना सा झुकाएं कि दूध शिशु के होठों को छुए, लेकिन शिशु के मुंह में दूध उड़ेलने का प्रयास नहीं करें। आइए अब देखते हैं कि शिशु की नाल की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। गर्भनाल के काटने के बाद शिशु की नाभि से जुड़े हुए उसके शेष हिस्से पर कुछ नहीं लगाना चाहिए। उसे सूखने के लिए छोड़ दें। प्रसव के लगभग 1 हफ्ते बाद वह स्वयं ही सूखकर गिर जाता है। गर्भनाल गिर जाने के बाद भी नाभि पर कुछ नहीं लगाएं। तो बहनों, अभी हमने सीखा कि यदि बच्चा जन्म के समय कमज़ोर है तो उसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। अब मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि जन्म के समय अगर बच्चा कम वजन का है या उसका समय से पूर्व जन्म हुआ है तो आप उनके माता पिता और परिवार को उचित पोषण और देखभाल के लिए क्या सलाह देंगे। अभी तक हमने नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान के बारे में जाना। आइए अब उन संचार सामग्रियों के बारे में बात करते हैं जो नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान के बारे में समुदाय तक प्रभावी तरीके से संदेश पहुंचाने में आपकी मदद करेंगी। नवजात शिशु की देखभाल, पोषण और स्तनपान के बारे में जानकारी देने के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार की संचार सामग्री उपलब्ध है। आइए अब आपके पास उपलब्ध परामर्श पुस्तिका के बारे में विस्तार से जानते हैं। परामर्श पुस्तिका में गर्भवती महिला और 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और पोषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संदेश दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, इसमें उनके पति, सास ससुर या माता अथवा पिता को क्या बताना है वो संदेश भी अलग से लिखे हुए हैं। कितना आसान है ना कि सभी जानकारी
एक जगह पर लिखी हुई है। यदि हम चाहते हैं कि गर्भवती महिलाएं और माताएं पोषण संबंधित उचित व्यवहार अपनाएं, तो उन्हें जानकारी के साथ साथ परिवार में अनुकूल वातावरण मिलना भी तो जरूरी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गर्भवती महिला के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श अथवा जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। इस पुस्तिका का उपयोग करना बहुत ही सरल है। अगर आप 0 से 6 माह के बच्चे की माताओं या उनके परिवार के सदस्यों को जानकारी या सलाह देना चाहते हैं, तो पेज नंबर 5 पर जाएं। पेज नंबर 5 से 8 पर बच्चे की माताओं, उनके पिता और परिवार के अन्य प्रमुख सदस्य जैसे दादा, दादी, नाना, नानी को देने के लिए अलग अलग संदेश लिखे हुए हैं। इसी प्रकार पेज नंबर 9 से 12 पर 7 माह से लेकर 2 वर्ष तक के छोटे बच्चे की माता, पिता और परिवार के सदस्यों के लिए संदेश लिखे हुए हैं। इस परामर्श पुस्तिका का इस्तेमाल आप कई अवसरों पर कर सकते हैं, खास तौर पर सामुदायिक कार्यक्रम जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन, सुपोषण दिवस, MCHN दिवस, वजन सप्ताह के दौरान और साथ ही गृह भ्रमण के दौरान भी यह बहुत काम आएगी। इस सत्र में हम गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से छोटे बच्चे की माताओं और उनके पति के लिए आयोजित होने वाले सामुदायिक कार्यक्रम सुपोषण दिवस को विस्तार से समझेंगे। सुपोषण दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चे की देखभाल और पोषण में पुरुष की सकारात्मक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के पति और बच्चों के पिता को भी महिलाओं और बच्चों की देखभाल एवं पोषण हेतु आवश्यक जानकारियां दी जाती है और साथ ही उन्हें उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया जाता है, जिससे माताओं को घर पर प्रोत्साहन और सहयोग मिल सके। गर्भवती महिलाएं और उनके पति, 2 वर्ष से छोटे बच्चे के माता पिता सुपोषण दिवस के लक्षित लाभार्थी समूह हैं। पंचायती राज सदस्यों, समुदाय के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को भी कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। सुपोषण दिवस में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें सभी प्रयास करने चाहिए, जैसे उन्हें समय पर सूचना देना, उन्हें कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताना और उनकी उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रम का समय निर्धारित करना। आवश्यकता पड़ने पर आप पंचायती राज सदस्यों या गांव के अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं, जिससे अधिक संख्या में गर्भवती महिलाओं के पति और छोटे बच्चे के पिताओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं के पति और छोटे बच्चों के पिता दोनों ही मौजूद होते हैं, इसलिए एक एक करके पहले गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की देखभाल व पोषण से संबंधित संदेश अलग अलग दें। अभी हमने सुपोषण दिवस के महत्व के बारे में जाना। आइए अब हम संचार की एक प्रभावी तकनीक के बारे में समझते हैं। देखा गया है कि अगर हम समूह चर्चा के दौरान अपेक्षित व्यवहार का पालन कर रहे लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को बातचीत में शामिल करते हैं और उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उनकी बातें अन्य प्रतिभागियों पर अधिक प्रभाव डालती हैं, जिससे पोषण उचित व्यवहारों का पालन करने की संभावना भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आप ऐसी सास को बैठक में बताने के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी बहू के बेहतर पोषण के लिए खान पान से संबंधित सामाजिक मान्यताओं को तोड़ा है। ऐसे पिता जो अपने बच्चे की देखभाल में सहयोग करते हैं और बराबर जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसे पति या पिता जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी या बच्चे के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
इनके द्वारा बताई गई बातें अन्य सभी महिलाओं और उनके परिवार को उचित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी और गांव में अनुकूल वातावरण बनाने में भी सहायक होंगी। तो बहनों, हमने जाना कि नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान से संबंधित जानकारी देने के लिए आपके पास कई प्रकार की संचार सामग्री और अवसर है। हमने सुपोषण दिवस के आयोजन के बारे में भी विस्तार से जाना। आइए अब आपसे समझते हैं कि सुपोषण दिवस कार्यक्रम को आप कैसे प्रभावी बनाएंगे और उसमें पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। इस सत्र में हमने सीखा कि एक नवजात शिशु को तुरंत स्तनपान की शुरुआत, गर्माहट और स्वच्छता की आवश्यकता होती है। कमजोर नवजात शिशु की देखभाल, शिशु को गर्म रखने के लिए हमने कंगारू मदर केयर के बारे में जाना। बच्चे की नाल की देखभाल करने के बारे में भी जाना। परामर्श पुस्तिका के बारे में हमने जाना कि लाभार्थियों को संदेश देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे, कब और कहां कर सकते हैं। और सुपोषण दिवस के आयोजन के बारे में हमने सीखा। इस सत्र में हमने यह भी जाना कि समूह चर्चा के दौरान रोल मॉडल द्वारा अपने अनुभव साझा करने से किस प्रकार वह अन्य लाभार्थियों को प्रेरित करता है और अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इस सत्र में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम शिशु के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि टीकाकरण, आयरन सिरप, पेट के कीड़ों की दवाई और खतरे के संकेतों के बारे में सीखेंगे।